नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरम माफ कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीएस एजुकेशन के साथ। मैं अनुराग सक्सेना स्वागत करता हूं आपका आरम सिविल सर्विस एकेडमी भोपाल के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम देख रहे थे हमारा जो नया सिलेबस है, नया पाठ्यक्रम है, इसमें जोड़ा गया है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हमारा जो पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर है, जनजातीय संस्कृति है, जनजातीय विशेषताएं हैं, जनजातीय समुदाय हैं, इनके विषय में जानकारी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सिलेबस बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इस बार पहली बार जोड़ा गया है। इससे कुछ टॉपिक पहले बिखरे हुए से थे, थोड़ा सा ज्योग्राफी में, थोड़ा सा इतिहास में, थोड़ा सा पॉलिटी में शामिल था, लेकिन एक सभी जगहों से निकाल कर इस टॉपिक को बड़ा सेपरेट टॉपिक बना दिया गया यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। हम यूनिट नंबर 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में जानने का आज हम प्रयास करेंगे। ठीक है, नमस्कार आप सभी को। चलिए, तो जनजातियों को पढ़ा क्या जाए, ऐसा क्या टॉपिक है जनजातियों के अंतर्गत जो पढ़ना है हमें, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट ही जनजातियों पर टिकी हुई है। जनजातियों को पढ़ने से पहले जरूरी है कि जनजातियां हैं क्या, ये शब्द आया कहां से, महत्वपूर्ण शब्द ये है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्हें क्यों कहते हैं, हम जनजाति समुदाय को एसटी क्यों कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये अनुसूचित शब्द कहां से आया, ये महत्वपूर्ण जरूरी है जानना। इसके अलावा जनजातियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम किस समुदाय को जनजाति कहेंगे, ये भी मालूम होना चाहिए। आप हर समुदाय को जनजाति समुदाय नहीं कह सकते। भारत में कई प्रकार के समुदाय हैं, याद रखिए, हर समुदाय जनजाति समुदाय नहीं हो सकता। तो भारत के जो मूल निवासी हैं, याद रखिएगा, जब आपने पढ़ा होगा भारत में आर्यों का आगमन, तो आर्यों के आगमन से पहले भी भारत में जो समुदाय रह रहा था, उसी को हम जनजाति समुदाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे हम अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हर समुदाय अनुसूचित जनजाति नहीं हो सकता, कोई विशेष विशेषताएं होंगी। हम उस विशेषताओं को जानने का प्रयास भी करेंगे कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदाय को एक पृथक सामाजिक या एक विशेष समाज के रूप में स्थापित करती हैं। ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हजारों सालों से ये जनजातियां, ठीक है, ऐसे दूरस्थ इलाकों में, रिमोट एरिया में, जहां लाइफ सर्वाइव करना संभव नहीं है, फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं इनकी। क्लियर है, तो इनको जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। पूरे इंडिया में जनजातीय जनसंख्या का सबसे ज्यादा भाग कहां पर है, केवल मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या का भी सबसे ज्यादा भाग, लगभग 21% से अधिक भाग जनजातीय समुदाय का है। तो वही हम जानेंगे कि ये हमारा जो भारत में सबसे ज्यादा जनजातीय समुदाय है मध्य प्रदेश में, तो ये किस प्रकार से बिखरा हुआ है। बिखरने का मतलब क्या है, बिखरने का मतलब इसका वितरण कैसा है। तो आपके सिलेबस में लिखा गया है जनजातीय समुदायों का विवरण या वितरण, तो क्षेत्र वितरण कैसा किया गया है। ठीक है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत की जनजातियों में बहुत सारी जनजातियां हैं, तो मध्य प्रदेश की टोटल कितने समुदायों को जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन से, ताकि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को हम बढ़ाते जाएंगे। तो पहली चीज तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जनजातीय समुदाय की जब हम बात करते हैं तो इसमें है क्या बात। तो जनजातीय समुदाय अपने आप एक मानवीय समाज है, तो मालूम ही है, यानी ऐसा समाज का वो वर्ग जो सभ्य समाज से, जो आदिकाल से क्या रहा है, इसका चरित्र आदिकालीन है, यानी बहुत प्राचीन सभ्यता है अपने आप में, इनका प्राचीन काल से रहा है, ठीक है, उपस्थित रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई, तब जाके भारत में, ठीक है, सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं था। जिस सभ्यता को आज हम कहते हैं सनातन सभ्यता या वैदिक सभ्यता, वो आर्यों के आगमन से आई। आगमन भारत के मूल निवासी नहीं है, वो मध्य एशिया से, यूरोप से होते हुए मध्य एशिया से भारत में आए हैं। लेकिन आर्यों के आगमन से पहले भी यहाँ पर हजारों सालों से जो लोग रह रहे थे, जो जनजातीय इलाकों में, जो ट्राइबल इलाका, माफ कीजिएगा, जो प्रकार से जंगली क्षेत्रों में रह रहे थे या आपके वन क्षेत्रों में रह रहे थे, ठीक है, उस समुदाय को हम क्या कहते हैं, उस समुदाय को हम जनजातीय समुदाय के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जनजातीय समुदाय के रूप में उल्लेखित करते हैं। यानी ये एक ऐसा समुदाय है, ऐसा समुदाय जो आदिकाल से ही क्या रह रहा है, अपने क्षेत्र विशेष में निवास कर रहा है। ऐसा समुदाय जो आज की, जिसको मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, अभी हम देखेंगे आदिकाल जो हमारे जनजातीय समाज है वो हमारे आधुनिक समाज से भी ज्यादा मॉडर्न है। उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा, उनका आपके प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक ढांचा, वो आजकल के मॉडर्न सोसाइटी से बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज है। ठीक है, जिससे हम मॉडर्न कहते हैं। ठीक है, वो मॉडर्न तो बहुत छोटा है उसके सामने जो जनजातीय समुदायों की सामाजिक विशेषता है।
तो ऐसा समाज जो आदिकाल से उपस्थित है, आदिकाल से अपने क्षेत्र विशेष में निवास कर रहा है, और जो सभ्य समाज को, जिसको हम आजकल मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, उस समय समाज से एक अलग चरित्र प्रस्तुत करता है। ऐसे समाज को हम जनजातीय समुदाय में या जनजातीय समाज में शामिल करते हैं। जनजातीय समाज की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जनजातीय समाज में क्या हुआ, वो लंबे समय तक दूरस्थ इलाकों में उपस्थित रहे, ठीक है, सब समाजों से दूर रहे। यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्या हो गए, कहीं ना कहीं एक प्रकार से पिछड़ापन सा आ गया। वो आर्थिक पहलुओं से जुड़ नहीं सके, अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ सके, बाजार से नहीं जुड़ सके, पूंजी से नहीं जुड़ सके, ठीक है, नई तकनीकों प्रौद्योगिकी से उनका जुड़ाव संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि क्या हुआ, जो आदि काल से रह रहे थे जनजातीय समाज, वो प्रगतिशील समाज की अपेक्षा क्या हो गए, वो कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हो गए। लेकिन आधुनिक समाज बहुत तेजी से बदलता है, बहुत परिवर्तित समाज है। क्या देखिए, जो हमारे 3 पीढ़ी पहले जिनको हम आधुनिक कहते थे, आज हम उनको बड़ा ही बैकवर्ड कहते हैं, और आज अपने आप को हम बहुत आधुनिक कहते हैं। लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बहुत आधुनिक थे। वो पश्चिमी संस्कृति को उस समय अडॉप्ट कर रहे थे, और हम पश्चिमी संस्कृति में लिप्त हो चुके हैं, पूरे युक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि मॉडर्न सोसाइटी जो होती है, आधुनिक समाज होता है, बहुत तेजी से परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जनजातीय समुदायों का देखिए, जनजातीय समुदायों में एक स्थिरता होती है, ठीक है, या तक कि सर्टेनिटी होती है, ठीक है। एक प्रकार से अनसर्टेनिटी वाला काम नहीं होता, अस्थिरता नहीं होती समाज में, स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है। जो कल्चर उनका चला आ रहा है 5000 साल 4000 साल से चला आ रहा है, उसको लेकर कोई प्रकार की, ठीक है, बातचीत नहीं होती, उससे जगह किसी प्रकार की रूढ़िवादिता नहीं होती, उससे जगह किसी प्रकार का बदलाव होती आसानी से नहीं होता। यही कारण है कि जनजातीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो प्राचीन काल से विद्वान है समाज में, जो प्राचीन काल से दूरस्थ इलाकों में रह रहा है, और जो प्राचीन काल से, ठीक है, स्थिर समाज की धारण किए हुए है। इसमें बदलाव आसानी से नहीं होता। जनजातीय समुदायों के सबसे पहले हम देखें तो उनको जनजाति, अनुसूचित जनजाति किसने शब्द किया, किसने प्रतिपादित किया, संबोधित किया, डॉक्टर जीएस घुरिये ने। तो डॉक्टर जीएस घुरिये, जिन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं, याद रखिए, आपके फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है, भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं डॉक्टर घुरिये को, जिन्होंने सबसे पहले भारत में जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में संबोधित किया था। अनुसूचित क्यों? अनुसूचित इसलिए कि शेड्यूल में इनका नाम होता है। आपने देखा होगा कि भारत की पहली 19 जनगणना जो जाति आधारित जनगणना थी, भारत की पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आज तक केवल 2 बार जाति आधारित जनगणना हुई है, 1931 में हुई थी और 2011 में हुई थी। इसके अलावा भारत में आज तक कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। तो 1931 की जो पहली जाति आधारित जनगणना उभर कर सामने आई, उसके बाद समाज का ढांचा उभर कर सामने आया। ब्रिटिश शासन को एक प्रकार का डेटा प्राप्त हो गया कि समुदाय में किस समुदाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस समुदाय की सामाजिक स्थिति कैसी है, कौन सा समुदाय कितना बटा है और कौन से क्षेत्र में निवास करता है। ये जानना बड़ा आसान हो गया जनजाति के अध्ययन के बाद, या भारत की जनगणना, जाति आधारित जनगणना के बाद। आपने देखा भी होगा 1931 की जनगणना होती है, और 1931-32 की जनगणना के बाद से हम देखते हैं, 31 की जनगणना के बाद से हम देखते हैं एक मांग उठती है भारत में, ठीक है। ब्रिटिश शासन के समय बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभर के सामने आई थी, वो था घोषणा पत्र, सांप्रदायिक घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक है, कम्युनल अवार्ड कहते हैं इसे हम। सांप्रदायिक घोषणा पत्र के अंतर्गत भारत में पहली बार, ठीक है, जो समाज था उसमें सीटें रिजर्व की गई थी, आरक्षण दिया गया था, याद रखिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले मांगा था, याद रखिए, कि भाई समाज के वो समाज जो पिछले हजारों वर्षों से पिछड़ेपन का शिकार रहा है, उसकी भी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, याद रखिएगा। इसी को लेकर विवाद उठा था, और फिर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुणे समझौता हुआ था। ये आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा। लेकिन ये वही दौर है 1931 का, 32 में पुणे समझौता होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास डेटा आ गया। तो सरकार ने जो डेटा के बाद जो समुदाय जो ट्राइबल इलाकों में रहते थे, जनजातीय इलाकों में रहते थे, उन्हें एक अनुसूची में, एक अलग अनुसूची में वर्गीकृत कर दिया। और वो समुदाय जिसे दलित कहा जाता था, जिसे, ठीक है, पिछड़ा अस्पृश्यता का शिकार था, उस समुदाय को दूसरी अनुसूची में उल्लेखित कर दिया। इससे कई सारी अनुसूचियां बन गई। इसी अनुसूची से शब्द बना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो डॉक्टर घुरिये ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, अनुसूचित जनजाति, यानी वो जनजाति जिनको ब्रिटिश शासन ने अपने शेड्यूल्स में शामिल किया था। लेकिन फिर आते हैं ठक्कर बापा। ठक्कर बापा जाने माने, ठीक है, समाजशास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं, अपने आप में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है, राजनीतिक विचारक भी हैं। ठक्कर बापा को कहते हैं आदिवासियों का मसीहा। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है कि आदिवासियों का मसीहा कैसे कहते हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने पहली बार, ठीक है,
जनजातियों को क्या कहा? इन्हें कहा आदिवासी। ठीक है, जिसमें तब से ये शब्द बड़ा ही चर्चित हो चुका है। बहुत से लोग आज भी जनजातीय समाज को आदिवासी, आदिवासी का मतलब बैकवर्ड होना नहीं है, आदिवासी का मतलब आदि, यानी जो प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं। आदि मतलब प्राचीन, वासी मतलब निवासी, यानी जो भारत में प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं, जिनका भारत है, यही भारत के मूल निवासी हैं, इसे कहते हैं आदिवासी। तो एक शब्द बनता है कि भारत में जनजातियों को आदिवासी से के नाम से संबोधन किसने किया है? ठक्कर बाबा ने। और ठक्कर बाबा को क्या कहते हैं? आपके जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किसने किया? डॉक्टर जीएस घुरिये ने किया। और जीएस घुरिये कौन है? भारत में भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं। याद रखिए, भारत में समाजशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। क्लियर यहां तक? अभी आपके इसलिए अच्छे से पढ़ ली डॉक्टर घुरिये, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंस में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, समाजशास्त्र। यही कारण है कि डॉक्टर घुरिये का नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा, ठक्कर बाबा का नाम आपको कई बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा ठक्कर बाबा को क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये तो बात हो रही है ब्रिटिश शासन के दौरान जो घटनाक्रम चल रहा है। आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद हमने देखा कि भारत में बड़े पैमाने पर यह मांग उठी कि भाई ऐसा समाज जिनका लगातार शोषण हुआ है, ऐसा समाज जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार रहा है, ऐसा समाज जिसको पीछे धकेल दिया गया, जिसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, ऐसे समाजों के लिए, ऐसे समाज के लोगों के लिए जरूरी है आरक्षण का प्रावधान। तो इस समाज में किसको शामिल किया जाए, कौन से समुदायों को एसटी कहा जाए, कौन से समुदायों को एससी कहा जाए, इसको लेकर परिभाषा तय होना शुरू हुई। तो बात अलग है कि आज भी कहीं भी एसटी एससी की परिभाषा तय नहीं की गई है, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 366 खंड ए के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है किसका? जनजातियों का। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 366 खंड 25 के तहत, ठीक है, उल्लेखित किया गया है जनजातियां कौन होंगी, इनका वर्गीकरण किया गया है, कितनी कैटेगरी में जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 366, ठीक है, खंड 25 माफ कीजिएगा, वो क्या है? जनजातियों का वर्गीकरण है। ये तो अभी हमने बेसिक देखा कि जनजाति है क्या। ठीक है, इन्हें जनजाति, अनुसूचित जनजाति किसने कहा? ठक्कर बापा कौन है? ठक्कर बापा ने क्या कहा? ठीक है, इसको साथ ही साथ, ठीक है, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में इन्हें जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है, ये केवल हमने बेसिक पढ़ा है अभी। अब हम देखते हैं कि जनजातियां हैं क्या। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ऐसा सामाजिक, ऐसे लोग या ऐसा सामाजिक वर्ग जो प्राचीन काल से निवास कर रहा है। देखिए, प्राचीन काल से तो लाखों हजारों लोग निवास कर रहे होंगे, ठीक है, भारत में, दुनिया भर में। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे जनजाति समुदाय है? याद रखिए, तो ऐसे में डिफाइन किया गया जनजातीय समुदायों को। अनुसूचित जनजाति को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, और ना ही संविधान में जनजातियों को डिफाइन किया गया। देखिए, समाज शास्त्र में, ठीक है, सोशियोलॉजी में पूरा टॉपिक होता है जनजाति। तो समाज शास्त्र की परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा समुदाय जो एकांत रूप से प्राकृतिक वातावरण में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी अपनी पृथक संस्कृति, पृथक भाषा और पृथक पहचान होती है, ऐसे समुदाय को हम जनजातीय समुदाय कहते हैं। तो देखिए, जनजातीय समुदाय में क्या हुआ? ठीक है, जनजातीय, ठीक है, यानी ऐसा समुदाय जिसकी अपनी क्या हो? एक पृथक पहचान हो। ठीक है, ऐसा समुदाय जिसकी अपनी एक पृथक भाषा हो। ऐसा समुदाय, याद रखिए, जिसकी एक अपनी एक पृथक संस्कृति हो। ठीक है, याद रखिएगा, एक पृथक संस्कृति हो। ऐसा समुदाय जो एकांतवास में निवास करता हो। ठीक है, एकांतवास में। ऐसा समुदाय, ठीक है, जो वनों में निवास करता हो, वन क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता हो। ठीक है, ऐसा समुदाय जो आधुनिक सामाजिक परंपराओं से या आधुनिक समाज से कोसों दूर हो, आधुनिक समाज से पृथक हो। ठीक है, ऐसे समुदाय को हम क्या कहेंगे? ऐसे ही समुदाय को हम कहेंगे जनजातीय समुदाय। ठीक है, ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी समुदाय में, तो ऐसे समुदाय को हम कहते हैं जनजातीय समुदाय। क्लियर यहां तक? तो ये जनजातीय समुदाय का जो आपको जो पीडीएफ मिलेगी, इस पोस्ट पीडीएफ में आपको मटेरियल इस तरीका ये वाला फ्लो चार्ट पूरा मिल जाएगा। चलिए, अब बात आती है हमारी भाई अनुसूचित जनजाति की। वापस आते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में और हमारे समाज की व्यवस्था में क्या स्थान है उसको जानने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत बताया गया कि अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है,
और जो परिभाषा होगी इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 342 के तहत। तो आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध जनजातियों, जो भी जातियां आर्टिकल 342 के तहत उल्लेखित की जाएंगी, उन्हें क्या में माना जाएगा, उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत गिना जाएगा। यानी अब 2 आर्टिकल हो गए, 366 खंड 25 और आर्टिकल 342। इन 2 आर्टिकल में जो उल्लेखित किया गया है समाज में, हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों को। अब देखिए क्या होता है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, अभी हमने पढ़ा था कि भारत में 2 बार आपकी जनगणना हुई है, जातिधारी जनगणना, 1931 में और 2011 में। तो 1931 में जो पहला प्रयास किया गया वो मध्य प्रदेश का पहला प्रयास भी है और पूरे भारत का भी पहला प्रयास है, जहां जानने का प्रयास किया गया कि समुदायों का वर्गीकरण कैसा है, किस समुदाय में कितनी संख्या है, कौन से क्षेत्र में कौन सा समुदाय निवास करता है। ये सारा डेटा इकट्ठा हुआ 1931 में पहली बार। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कई सारे शब्द आए थे, अभी हमने पढ़ा था। ठक्कर बाबा ने आदिवासियों का मसीहा कहा था। ठीक है, डॉक्टर घुरिये जिन्होंने अनुसूचित जनजाति कहा था, इन्होंने सबसे पहले कहा था पिछड़ा हिंदू। तो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू के नाम से किसने संबोधित किया है, याद रखिए, ये संबोधित किया है आपके डॉक्टर घुरिये ने। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्योंकि आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आपने सोशियोलॉजी अभी नहीं पढ़ा होगा। जो बाकी नेट के एग्जाम होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं। तो जो सेट का एग्जाम होता है, जो एग्जाम कौन लेता है, पीएससी ही लेती है, एमपीपीएससी ही जिस एग्जाम को लेती है, एमपी सेट। उस सेट के पेपर में सोशियोलॉजी का पेपर भी होता है अलग से। तो वहां पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिए। 2 बार सेट हो चुका है, दोनों बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब वही संस्था पेपर बना रही है और ट्राइबल से क्वेश्चन पूछेगी, तो संभावना ज्यादा है यही क्वेश्चन रिपीट कर सकती है कि भारत में या मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है। तो जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है डॉक्टर जीएस घुरिये ने। और पीएस गियर्सन का नाम सबसे उल्लेखित है भारत में जनजातियों का अध्ययन करने वालों में। इन्होंने इन्हें पहाड़ी जनजाति कहा है। क्या कहा है, पहाड़ी जनजाति के नाम से संबोधित किया है। अब याद रखिए, पेपर में पहली बार यूनिट नंबर 10 को इस विशेष तौर पर शामिल किया गया, जहां पूरा का पूरा ट्राइबल कल्चर की ही बात हो रही है। अभी तक तो आप केवल ट्राइबल में ये पढ़ते थे कि कौन सी विवाह होता है, कौन सा भगोरिया मेला होता है, कौन सी घोटुल प्रथा होती है, कौन सा डांस होता है, कौन सा संगीत होता है, कौन से इलाके में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये बेसिक पढ़ते थे। लेकिन जब कोई यूनिट पूरी की पूरी एक ही टॉपिक पर डिपेंड हो जाए और पूरा का पूरा डेटा एक ही जगह से पूछा जाने लगे, यूनिट नंबर 10 से आने लगे, ठीक है, तो आप केवल बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पूछेंगे, आपसे कुछ विशेष इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं कि पॉल गियर्सन का नाम आ सकता है, डॉक्टर जीएस घुरिये का नाम आ सकता है, डॉक्टर ठक्कर बापा का नाम आ सकता है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर दास ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये विलीन मानवता का है। क्या कहा है, विलीन मानवता के रूप में संबोधित किया है, याद रखिए। अंग्रेजों ने इन्हें दलित वर्ग का संबोधित किया था, जो गलत है अपने आप में, याद रखिए। भारत में दलित वर्ग को शामिल करते हैं हम एससी में, शेड्यूल कास्ट में शामिल करते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है किसके विषय में, जनजातियों को जो उनका उल्लेख किया गया संविधान में, और दूसरा इनको जो संज्ञा दी गई है अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा, डॉक्टर जीएस घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा, गियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा, ठीक है, दास ने विलीन मानव कहा। ये ऐसे शब्द हैं या ऐसे जोड़ी मिलाने वाले मैच द कॉलम वाले क्वेश्चनों से पेपर आ सकता है इस टॉपिक से। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं पहले हम। भाई मध्य प्रदेश में बात हो रही है और पूरे भारत में सबसे जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, तो ये भारत का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहां बना, ये झाबुआ में है। अब यही पीएससी में क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है पेपर में, देखिए प्रीवियस के पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जो चीज मध्य प्रदेश में है पूरे भारत का पहला है, तो इतना तो मालूम होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियां हैं, लेकिन 43 समुदायों को अनुसूचित जनजातियां का दर्जा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, 43। अब ये डेटाबेस क्वेश्चन जो आते हैं, याद रखिए, इस बार पीएससी में यही तो हो रहा है, फिर 2 बार से। ठीक है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा डेटा पर फोकस हो रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, तो आंसर क्या आएगा, 43। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जब भारत के संदर्भ में पूछते हैं तो भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। लेकिन जैसे ही बात आती है एमपी के संबंध में, तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है भील, और गोंड सेकंड नंबर पे हो जाती है। इंडिया में भील सेकंड नंबर पर है गोंड के बाद, लेकिन एमपी में गोंड सेकंड हो जाती है और भील पहले नंबर पे आ जाती है।
याद रखिएगा। अगर आपने भारत के संदर्भ में पढ़ा हुआ है और वही आपको दिमाग में बैठा हुआ रह गया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और इसी को देखकर आपने आंसर लगा दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील आती है। इसके अलावा देखिए, फिर बात उठती है ऐसी जनजातियों की जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिन्हें विशेष जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में है 43 जनजातियां। इन 43 जनजातियों में से केवल 3 जनजातियों को ही, याद रखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में से कौन सी जनजाति नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। भाई ABCD 4 ही तो ऑप्शन होते हैं। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डाल दिया गया, कोई भी जनजाति का नाम लिख दिया गया 43 में से, और 43 जनजातियों में से 4 के नाम लिखे गए और क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताइए इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो अति पिछड़ी जनजातियों में केवल 3 जनजातियां शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं, याद रखिए, वो है सहरिया, भारिया और बैगा। अभी हम सब इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे, अभी तो केवल हम इंट्रो देख रहे हैं जनजाति वाले टॉपिक का। तो सहरिया, बैगा और भारिया, ये 3 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया, यानी 43 में से 3 ऐसी केवल जनजातियां हैं। फिर आती है बात मध्य प्रदेश की। तो आपने मध्य प्रदेश की जनगणना भी पढ़ी होगी। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2021 की 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितनी है, वो है 7,26,26,809, 726,26,809। ये हमारी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। इस मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में, ठीक है, लगभग कितना परसेंट, 21.1%, 21.1% जो पॉपुलेशन है वो आती है ST समुदाय की, यानी जनजाति समुदाय की। तो ये भी आपको डेटा मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने ये देख लिया भाई भारत में सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 21.1% जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। माफ कीजिएगा, सॉरी, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.1% जनजातियां रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा जनजाति कौन से जिले में निवास करती है। जनजाति की बात हो रही है, ठीक है, जाति की बात नहीं हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात है। तो सबसे ज्यादा संख्या की बात हो रही है कौन से जिले में। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 जिलों में सबसे ज्यादा जो जनजाति निवास करती हैं वो निवास करती हैं धार जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम जो निवास करती हैं वो निवास करती हैं भिंड जिले में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, आपने भी जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा। सहरिया, बैगा और भारिया, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन और बन गए। अभी हम केवल इंट्रो देख रहे हैं, याद रखिए, अभी हम सिलेबस पे नहीं आए हैं, हम यूनिट नंबर 10 का इंट्रो देख रहे हैं कि हमें क्या क्या बेसिक पॉइंट मालूम होने चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने पूरा दिव्य ज्ञान हासिल कर लिया। दिव्य ज्ञान तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ ली और काम की बात है डेटाबेस इन्फॉर्मेशन पेपर आया, वही हमसे गलती हो गई। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन बनने की संभावना है इस टॉपिक से। 10 से 12 क्वेश्चन में, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बन जाएं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पेपर डेटाबेस से रहने की संभावना ज्यादा होती है और डेटा बहुत सारा है इसमें, इसलिए पहले कम से कम बेसिक तो पढ़ लीजिए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ST पॉपुलेशन, यानी जनजाति जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो धार जिले में है, और सबसे कम जनसंख्या जो है भिंड जिले में आती है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज मतलब कि भाई 10 लोग हैं, ठीक है, 10 में से 6 एक समुदाय से आते हैं तो 60% हुआ। ऐसे ही याद रखिए, जिलों की बात करें तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है परसेंटेज में ST पॉपुलेशन है। तो सर्वाधिक परसेंटेज जो है ST पॉपुलेशन का वो कहां पर है, वो है अलीराजपुर जिले में। कहां पर है, अलीराजपुर जिले में। और सबसे कम कहां पर है भाई, संख्या भी सबसे कम भिंड जिले में थी और परसेंटेज में भी भिंड जिला बहुत पीछे है अनुसूचित जनजाति की बात करें तो, ठीक है। ये कुछ सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए। अब आपके सिलेबस में लिखा गया है जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम। भाई कल्याणकारी कार्यक्रम आसमान से तो बनकर आएंगे नहीं बनाने पड़ेंगे, धरातल पर बैठ के कोई बनाएगा। यही कारण है कि इसी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जनजातियों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। 1964 में जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई, 1964 में। अब यही क्वेश्चन अगर आ गया कि आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, 1964, 1965, 1963, 1966। PSC को इन सब चीजों से बड़ा प्रेम है सन से, ठीक है।
ज्ञान के पीछे जाए ना जाए पीएससी, डेटा के पीछे जरूर जाती है पीएससी। ठीक है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? 1964 में। अब 1965 भी लिखा होगा और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होगा। वो इसलिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि 1965 में इस विभाग का नाम चेंज किया गया है। स्थापना तो 1964 में ही हो चुकी थी, 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग इसका नाम कर दिया गया। याद रखिए, हरिजन किसने कहा था? हरिजन कहा था महात्मा गांधी ने। जनजातियों को किसने कहा? हरिजन कहा महात्मा गांधी ने। तो आदिम जाति कल्याण विभाग कब बना और इसका नाम कब चेंज हुआ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे डेटाबेस जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उस डेटाबेस क्वेश्चन से, ठीक है, उसके बारे में हमें जानने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, आप भी धार से हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, अब ये हमारे संविधान में शब्द लाया गया है अनुसूचित जनजाति, जो आर्टिकल 366 खंड 25 और आर्टिकल 382 में इसका शब्द का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हमारे मूल संविधान में तो है, लेकिन मूल संविधान में भी कहां से लिया गया? याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि हम जानते हैं कि 1931 में पहली बार क्या हुआ था? 1931 में पहली बार जाति धर जनगणना हुई थी। उसके बाद से कई सारे घटनाक्रम इसी टॉपिक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सांप्रदायिक घोषणा पत्र हो, चाहे वो पूना समझौता हो, या फिर चाहे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही क्यों ना हो, जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। याद रखिएगा, क्लियर है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऑफिशियल तरीके से। बाद में बहुत बड़ा संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया है। यही कारण है कि 1950 में जब भारत का संविधान बना, ठीक है, बनकर तैयार हुआ, उसमें भी हमने किसको शामिल कर लिया? इसी शब्द को हमने शामिल किया है। ठीक है, देखिएगा। और जब जो आदिवासी कहते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा था आदिवासी, जिसने किसने कहा था? ठक्कर बापा ने। तो ठक्कर बापा ने जो आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जो अनुसूचित जनजाति एरिया में निवास करने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए हमने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल, या उनके संबोधन के लिए हमने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आज भी देखिए, हम ज्यादातर सरकारी कार्यक्रम होते हैं या कहीं ना कहीं जो अखबारों में आते हैं, तो देखिए लिखा होता है आदिवासी नृत्य किया, मुख्यमंत्री ने आदिवासी नृत्य किया। ये आदिवासी शब्द हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक समुदायों के लोगों के संबोधित करते हुए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समुदायों को आदिवासी नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति समुदाय कहा जाता है। तो स्वदेशी लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आदिवासी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? अभी पढ़ा था हमने, ठक्कर बापा ने। याद रखिएगा, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ये सामान्य सी जानकारी कम से कम आपको होनी चाहिए। चलिए, अब आती है, हमने देखा था कि ये तो मालूम पड़ गया कि संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के बात मेंशन किया गया। 1935 के अधिनियम से अवधारणा आती है भारत में। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आती है कि जनजातियों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स में उसमें शामिल कर दिया गया है, सोशियोलॉजी में। तो जिन लोगों को अभी सोशियोलॉजी का पेपर देना होगा, याद रखिएगा, अभी तो बड़ा छोटा सा पोर्शन है जो उनका पुराने पैटर्न में मेंस होने वाला है 11-12 तारीख से, लेकिन जिनका 2024 का मेंस होगा आप सभी का, ठीक है, उन्हें तो पूरा का पूरा सोशियोलॉजी ही आपसे पढ़ना है, पूरी एक यूनिट पढ़नी है। उस टॉपिक में ही फिर से पढ़ने को मिलेगा पूरा। लेकिन अभी हम इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। जनजातियों की अगर हम विशेषता की बात करें, तो जो पहली विशेषता है वो क्या है? कि भाई निश्चित भूभाग में निवास करती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मणिपुर चली गई, मणिपुर से आपके मिजोरम आ गए, मिजोरम से बंगाल चली गई, बंगाल से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, राजस्थान। ऐसा घुमक्कड़ नहीं होती, यानी जनजाति समुदायों की विशेषता घुमक्कड़ नहीं होती। केवल एक ही जनजाति ऐसी है जो घुमक्कड़ प्रकृति की है, वो है बंजारे। राजस्थान की है, और मध्य प्रदेश के चंबल के इलाकों में गुना, भिंड, मुरैना, ठीक है, इस इलाकों में देखने को मिलते हैं। जो राजस्थान की मूल जनजाति अपने आप में वो है बंजारे। बंजारे एकमात्र ऐसी जनजाति है जो थोड़ा घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, स्थायी तो नहीं होता उनके आपकी सभ्यता में, परंपराओं में। लेकिन सामान्य जनजातियों की विशेषता होती है कि इनका क्या होता है? एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। दूसरा, जनजातियां हैं कि अपने आप में कई सारे परिवारों का संकलन है। ठीक है, एक कबीले के रूप में रहते हैं, तो भाई एक परिवार है, दूसरा परिवार, 10-12 परिवारों का समूह मिलकर एक पारिवारिक समूह बनता है, एक कबीला बनता है। उस कबीले का धीरे धीरे विस्तार होता है, वो जनजातियों को रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब जनजातियां क्या है? परिवार या परिवारों के समूह का
संकलन है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरा, जनजातियां अंतःविवाह पद्धति लागू करती हैं। अंतःविवाह मतलब, ठीक है, इनर कास्ट, यानी अपनी ही जनजाति में, अपनी ही समुदाय में विवाह करती हैं, दूसरे समुदाय में विवाह नहीं करती। जैसे भारत में होता है अंतः जाति विवाह होते हैं। अंतर जाति विवाह भारत में लीगल है, लेकिन भारत में अभी भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथी सोच है, या भारत में कहीं ना कहीं अभी भी उसको एक गलत वे में लेते हैं लोग, ठीक है, एक सामाजिक बदनामी की तरह लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज को। तो भारत में अंतर जाति विवाह को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं एक परंपरागत सोच है, रूढ़िवादी सोच है, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करते हैं, जिसे अंतः जाति विवाह कहते हैं, ना कि अंतर जातीय। ऐसा ही अंतर विवाह पद्धति लागू होती है जनजाति समुदायों में, ठीक है। जनजाति समुदाय भी अपने ही समुदाय के भीतर विवाह करते हैं, ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है कि जनजाति समुदाय पितृसत्तात्मक होती हैं। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भारत की नहीं। भारत में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो मातृ सत्तात्मक होती हैं, जैसे कोटा है, ठीक है, जैसे नायर है, ऐसे बहुत सी जनजातियां हैं दक्षिण भारत में, ठीक है, कैगा है, जो अपने आप में मातृ सत्तात्मक समाज हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनजातियां पितृसत्तात्मक होती हैं। अब ये पितृसत्तात्मक क्या होता है? तो ऐसा समाज जहां पे पिता के नाम पर, पिता के वंश के नाम पर सत्ता चलती है। यानी एक महिला अपनी शादी के बाद, एक पत्नी शादी के बाद पिता के घर आपके पति के घर जाती है, और उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें पिता के वंश या पिता का गोत्र या पिता का सरनेम ही मिलता है। माता का गोत्र या माता का सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे आजकल हम लोग करते हैं। हमारा पूरा समाज कैसा है? पूरा भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। तो हमारे सबके सरनेम कौन के हैं? हम सबके सरनेम वो हैं जो हमारे पिता का है। हमारी माता का सरनेम इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज कैसा रहा है? ठीक है, पितृसत्तात्मक है। लेकिन क्या सारी जनजातियां पितृसत्तात्मक होती हैं? मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां पितृसत्तात्मक हैं, लेकिन भारत की सभी जनजातियां पितृसत्तात्मक नहीं होती। खासकर लक्षद्वीप में, ठीक है, खासकर केरल, तमिलनाडु, दक्षिण भारत में, खासकर अंडमान निकोबार में बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो मातृ सत्तात्मक हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक जनजाति का एक सामान्य नाम होता है और एक टोटम होता है। अब सामान्य नाम क्या होता है? जैसे हम कहते हैं गोंड, हम कहते हैं बैगा, अगरिया, सहरिया, बंजारा, भारिया, मुड़िया, ठीक है, ये सब क्या है? भिलाला, ये सब क्या है? नाम है। एक पर्टिकुलर नाम होता है हर एक जनजाति का, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है टोटम। हर एक जनजाति का अपना एक टोटम होता है। टोटम क्या होता है? टोटम एक आस्था का एक वस्तु होती है जिसके प्रति सभी समुदाय के सभी लोगों की आस्था होती है। ठीक है, टोटम की जो अवधारणा, इसको मानक अवधारणा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि मेलिनोवस्की ने ट्रिवियंडा समूह का एक अध्ययन किया था, वहां से ये उभर कर सामने आता है। फिर आपके हट्टन आते हैं, हट्टन ने कहा कि भारत में जाति प्रथा इसी मानववाद से उभर कर सामने आई है। कई सारे विचार हैं टोटम को लेकर, लेकिन आसान भाषा में समझें टोटम है क्या। तो टोटम एक वस्तु भी हो सकता है, एक जीव भी हो सकता है, एक वृक्ष भी हो सकता है, कोई निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, हर चीज टोटम हो सकती है। टोटम के प्रति समाज के सभी समुदायों के लोगों की आस्था बड़ी दृढ़ होती है अपने आप में। टोटम को लेकर कोई मजाक नहीं सहन कर पाएंगे। टोटम के लिए तो मरने और मानने को तैयार होते हैं जनजाति समुदाय। ठीक है, हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत से टोटम अपनाते हैं, जिसको हम लोग टोटका कह देते हैं। तो टोटम एक बहुत प्राचीन संस्कृति, एक परंपरा है, प्राचीन विचार है अपने आप में, समाज के सभी समुदायों में होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप पेपर देने गए, मेंस शुरू हो रहा है, और मेंस में आपका पहला पेपर हुआ, और पहला पेपर होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अब आप कोई पेन लेके गए थे, अच्छा सा पेन, नया पेन खरीदा था, और उस पेन से आपका पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन आपने उसी पेन को लेके जाएंगे, उसकी रिफिल चेंज करा लेंगे, लेकिन उस पेन से ही पेपर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये विचार बैठ गया, इसी पेन से मेरा पेपर सबसे अच्छा जाता है। ठीक है, ये आपका पेन आपके लिए क्या बन गया? ये पेन आपके लिए बन गया आपका टोटम। तो समाज के बहुत से लोग होते हैं जो किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, ठीक है, या किसी नाव की पूजा करते हैं। जैसे पुराने समय में लोग शिकार करते थे, तो कुल्हाड़ी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुल्हाड़ी से ही सबसे ज्यादा पेड़ काटता हूं, या ऐसी तलवार से, ऐसी कुल्हाड़ी से सबसे शिकार करते हैं। ये जो टोटम होता है, किसी वस्तु के प्रति एक लगाव पैदा हो जाता है, एक आध्यात्मिक, ठीक है, दर्शन पैदा हो जाता है, आध्यात्मिक सोच पैदा हो जाती है, इसी कहते हैं टोटम। तो हर जनजाति का अपना कोई ना कोई टोटम होता है। ठीक है, देखिएगा, क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हमारी सामान्य सी विशेषताएं, किसके संदर्भ में? जनजातियों की विशेषताओं के बारे में। और क्या होती हैं? देखिए, जनजातियों का एक राजनीतिक संगठन भी होता है। ऐसा नहीं कि जनजातियां केवल कबीले के रूप में है, या जनजातियां केवल अफ्रीका की तरह डांस कर रही हैं। नहीं, जनजातियां अपने आप में इतनी सुदृढ़ संगठन है, और कोई भी संगठन तभी स्थायित्व से रह पाएगा जब उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा
जबरदस्त हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज बड़ा ऑर्गेनाइज हो। तो अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपका राजनीतिक संगठन, आपका समाज ऑर्गेनाइज नहीं है तो बहुत जल्दी बिखर जाएगा, बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा पश्चिमी संस्कृति या कोई भी बाहरी संस्कृति के संपर्क में आकर। लेकिन जनजातियां इतनी हजारों सालों से इसलिए टिकी रह पाई क्योंकि इनका जो सामाजिक संगठन है वो इनके राजनीतिक संगठन का ही एक प्रकार से हिस्सा मात्र है। इसका मतलब इनका जो राजनीतिक संगठन होता है बड़ा ही दृढ़ होता है। कोई व्यक्ति कभी भी अपने मुखिया, अपने सरदार, अपने कबीले के प्रमुख की बात को नहीं टाल पाएगा। क्लियर है? यही कारण है कि स्थायी तो बना रहता है। यही कारण है कि इसके मुखिया को क्या कहते हैं? ओझा कहा जाता है, जो काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, काफी अधिकार संपन्न व्यक्ति होता है। ठीक है, ये अगली विशेषता होती जनजाति समुदायों की। इसके अलावा जनजाति समुदायों में हम समझते हैं कि बड़ा ही बैकवर्ड समाज है, बड़ा ही कबीले की तरह रहते हैं, आज भी केवल डांस ही कर रहे हैं, शिकार ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जनजाति समुदायों में पंचायतें होती हैं, जनजाति समुदायों में भी ठीक है न्याय करने की बात होती है कि भाई सबके साथ न्यायपूर्ण समाज की स्थापना सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं था कि संविधान नहीं था या इंडियन पीनल कोड नहीं थी तो इससे पहले भारत में न्याय नहीं हो रहा था। ठीक है, अलग अलग समय पर हमेशा से न्याय प्रणाली हमेशा से विद्वान रही है, याद रखिए। तो ऐसे ही जनजाति समुदाय में भी जाति पंचायतें होती हैं और यही जाति पंचायतें राजनीतिक और न्यायिक मामलों में फैसला लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक जनजाति में अनेक परंपरा रूढ़ियां भी होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? सामाजिकरण के द्वारा आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी मेला शुरू हुआ है, कल या परसों से शुरू हुआ है, 2 दिन पहले ही, भगोरिया मेला। तो भील जनजाति का जो मेला अलीराजपुर और झाबुआ जिले में लगता है वो भी हाल ही में शुरू हुआ है। अब ये भगोरिया मेला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कैसे चला आ रहा है? क्योंकि हर एक पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को इस मेले के महत्व के बारे में, इस मेले की आपकी विशेषताओं के बारे में, इस मेले की गुणों के बारे में, इस मेले की संस्कृति के बारे में कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाती है। आप और हम सबको भी बहुत कुछ सिखाया गया इसके माध्यम से, समाज के द्वारा, याद रखिए, घर में परिवार के द्वारा, स्कूल कॉलेजों के द्वारा, तभी तो कल्चर आगे बढ़ता है ना। 5000 साल पुरानी संस्कृति हमारी कैसे आगे बढ़ रही है? क्योंकि आपको आगे डिलीवर किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन आगे दी जा रही है। तो यही इसी प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण। तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आगे बढ़ता है, इसी ज्ञान से स्थायित्व आता है, इसी ज्ञान से परंपराएं आगे बढ़ती हैं। और यही परंपराएं जब बहुत जटिल हो जाती हैं, बहुत कट्टरपंथी हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये रूढ़ियां बन जाती हैं। तो जनजातीय समाज क्योंकि हजारों सालों से रह रहा है, इसलिए उनकी परंपराएं काफी जटिल हो जाती हैं, काफी रूढ़िवादी हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जनजातियों ऐसा तो है नहीं कि भाई शिकार कर रही हैं और वनोपज का संग्रह कर रही है, खेती कर रही है, व्यापार व्यवसाय कर रही है, ऐसा नहीं होता। जनजातियों की इकोनॉमी बड़ी ही छोटी होती है क्योंकि भाई कबीलों का एक मुखिया है। ठीक है, कबीले के लोगों की संख्या कम है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर जरूरत क्या है? उत्पादन करने की, सरप्लस प्रोडक्शन, यानी अतिशेष उत्पादन को लेकर ज्यादा फोकस नहीं होता जनजाति समुदाय का। उन्हें कौन सा बाजार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है? ठीक है, उन्हें तो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं काफी कम है और ज्यादातर आवश्यकताएं उनकी जंगलों में ही पूरी हो जाती हैं। ठीक है, जंगलों से ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। तो उनको कोई पूंजी का महत्व तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई ट्रेड करना है या शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती नहीं है। तो यही कारण है कि जनजातीय समुदायों में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती हैं। इसलिए शिकार और वनोपज संग्रह, ऐसी गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं जनजातीय समुदायों में। ठीक है, ये सब वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जनजातीय समुदायों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए या जनजातीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। अब 4 ऑप्शन में क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक है, तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन जो आते हैं फर्रे वाले, इसमें 3-4 लाइन एक साथ लिखी होती है, फिर पूछा आता है पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सत्य हैं। ऐसे क्वेश्चन तभी बनते हैं जब आपने जनजातीय समुदायों को अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा है जनजातीय समुदाय को लेकर, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है रवि जी, धन्यवाद। चलिए अब देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान कहीं ना कहीं दखलबाजी शुरू होती है। ब्रिटिश शासन ने कहीं ना कहीं इनके संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए, इनको उनके संसाधनों से बेदखल करने के लिए कई सारे नियम कानून लेके आ गए। ठीक है, कई सारी परंपराओं में दखल दी गई। आपने सुना भी होगा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऐसे कई सारे जनजातीय विद्रोह भारत में हुए। क्यों हुए? क्योंकि जनजातियों के जो संसाधनों पर दोहन की बात उठने लगी। लेकिन इसी दौरान देखते हैं हम जनजातीय समुदाय भी क्या हुए। जनजातीय समुदाय भी कहीं ना कहीं सभ्य समाज, जो आधुनिक समाज थे, इनके संपर्क में आए। और इनके संपर्क में आने के कारण इनकी अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई, कहीं ना कहीं जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी वो टिकी नहीं रह पाई। क्योंकि भाई समाज के बाकी लोगों से आपको जुड़ना मजबूरी हो गई, क्योंकि बेसिक आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही। जंगलों पर जो आपका अधिकार था वो खत्म कर दिया ब्रिटिश शासन ने। आपके संसाधनों पर आपका अधिकार खत्म हो गया, तो मजबूरीवश आपको पलायन करना पड़ेगा, मजबूरीवश आपको संपर्क करना पड़ेगा, मजबूरीवश आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, ठीक है, सभ्य समाज की, आधुनिक समाज की अर्थव्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि कुछ जनजातियों में कृषि, पशुपालन और औद्योगिक मजदूरी जैसी गतिविधि भी देखने को मिलती है। यानी जो जनजातियां केवल पहले शिकार पर और वनोपज पर संग्रह पर निर्भर थी, आज वो जनजातियां अपना भरपेट भोजन के लिए, या वो जनजातियां, ठीक है, आपदा में या संकट काल में अपनी स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए, ठीक है, रोजगार प्राप्त करने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुपालन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में भी देखने को मिलती हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा रातों रात नहीं हुआ, ये बहुत लंबी परंपरा रही, ये लंबी गतिविधि रही, जो अंग्रेजों ने के कारण, दखल के कारण ऐसा हुआ। इसके अलावा अब जनजातीय समुदाय शिकार पर डिपेंड हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई कि वो शाकाहारी तो नहीं हो सकती। जनजातीय समुदाय शाकाहारी कैसे हो जाएंगी? सीधी सी बात है, यही कारण है कि जनजातीय अपना सरल भोजन करती हैं और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन में अहम योगदान होता है। ठीक है, और मांसाहारी भोजन ही उनकी आहार का सबसे मुख्य केंद्र है, क्योंकि भाई कृषि आधारित पर तो जुड़ी हुई नहीं रही है। हर जनजाति तो कृषि करती भी नहीं है, ठीक है, उनकी पास जमीन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन देखने को मिलता है हमें जनजातीय समाजों के अंतर्गत। इसके अलावा जनजातीय समुदायों में जो महत्वपूर्ण चीज होती है विवाह सिस्टम। अभी हमने देखा था कि अंतः जाति आपके जो विवाह प्रणाली है, यानी अपने ही समुदायों में, अपने ही जनजातियों में विवाह करने की परंपरा है। इसी परंपरा के चलते कई सारी पद्धतियां पैदा होती हैं, जैसे भगोरिया हाट कहते हैं, भगोरिया मेला कहते हैं, जैसे हम घोटुल प्रथा कहते हैं, लमसेना कहते हैं, दूध लोटावा कहते हैं। ठीक है, ये कई सारी विवाह पद्धतियां हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया जनजातीय समुदाय। ठीक है, जनजातीय सामाजिक समुदाय की सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना बनती है विवाह से, सामाजिक संरचना बनती है डांस से, सामाजिक संरचना बनती है समुदायों की विशेषताओं से। तो बहुत डिटेल पढ़ना है, अभी तो हम केवल इंट्रो पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमने किसके बारे में, जनजातीय समुदायों की विशेषताओं के बारे में, कि हमारे समाज की जनजातीय समुदाय की विशेषता क्या है। क्योंकि अगर पेपर में आ गया और प्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 फर्रे आ गए बड़े बड़े, 4-4 1-2 लाइन के, तो पेपर देख के घबराहट हो जाती है पीएससी वालों को। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो जाती है 1 लाइन फैक्ट पढ़ने की। लेकिन जैसे ही 4 लाइन लिखी आती तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन सबसे आसान वही होता है, इसमें सब कुछ तो लिखा होता है पहले से। इसलिए विशेषता वाला क्वेश्चन आपको याद रखिए, बहुत डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए आपके इधर भी गोंड जनजाति निवास करती है। शहरों में देखिए नहीं देखने को मिलता, क्योंकि शहरों का जीवन काफी मिश्रित होता है। शहरों में याद रखिए जनजातियों का पलायन होकर बहुत से लोग शहरों में आते हैं, इसलिए कॉमन कल्चर डेवलप हो जाता है। कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाती है शहरों में। जब अगर आप बेंगलोर में जाकर रहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में जाकर रहने लगे या मुंबई में जाकर रहने लगे, तो आपकी अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। भले ही आप यहाँ से मेट्रो शहर से क्यों ना जाए, आप इंदौर या भोपाल से क्यों ना चले जाएं, क्योंकि बड़ा शहर आपकी पहचान खत्म कर देता है, क्योंकि वहां पे कई सारे समुदाय के लोग रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे गोंड आदिवासी, बैगा जनजाति या भील आदिवासी रहते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको मूल पहचान भी देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पे पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट नहीं होता इस समय। ठीक है, अब देखिए बात हम करते हैं कि भाई हमने देखा कि जनजातियों के बारे में, तो भाई इनकी संख्या कितनी है, कौन से इलाके में कितनी जनसंख्या रहती है, बेसिक डेटा से क्वेश्चन बन सकता है। तो एमपी के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं हम, तो एमपी की बात करें तो एसटी जनसंख्या यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 1,53,16,784। ये क्या है, हमारी जनसंख्या है। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या में जो एसटी समुदाय है, जनजाति समुदाय है, इसकी संख्या है।
अब पहले लोग इसको पढ़ते नहीं थे, पहले लोग केवल 21.1% को ही पढ़ते थे, 21.1% पॉपुलेशन डेटा ही पढ़ते थे। लेकिन अब क्यों पढ़ना पड़ेगा, अलग से पूरी एक यूनिट आ गई है। अभी तक तो केवल एमपी आर्ट एंड कल्चर में शामिल किया गया था मध्य प्रदेश की जनजातियां, लेकिन अब तो पूरा का पूरा एक यूनिट शामिल कर दी गई है। ऐसी स्थिति में ऐसा डेटाबेस क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, भारत की बात नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.1% आबादी काय में आती है, जनजातीय समुदायों में आती है। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या पूछें तो भारत की जनसंख्या कितनी है, एक 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़। इस 121 करोड़ में से जो जनजातीय जनसंख्या है भारत की, वो कितनी है, वो है 13.57%। यानी पूरे भारत में जनसंख्या का 13.57% जनसंख्या एसटी जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21.1% जनसंख्या कहां पे है, मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या है। सबसे बड़ा समूह कौन सा है हमारा, भील है, और सेकंड पे गोंड आता है और तीसरे पे कोल आता है। अब हो सकता है देखिए ऐसे क्वेश्चन खूब अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि हमने पहला तो पढ़ लिया भील, दूसरा भी याद कर लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। लेकिन तीसरा कभी कभी याद नहीं आता, ठीक है, तीसरे में कंफ्यूजन शुरू होता है कि कोल है कि कोरकू है कि बैगा है या भारिया है, ठीक है, अगरिया है कि सहरिया है, एकदम याद ही नहीं आता उस समय। तो पहला दूसरा तो पढ़ लिया, लेकिन 3 पढ़ लीजिए कम से कम। टॉप 3 में सबसे बड़ी है भील, सेकंड पे गोंड और तीसरे पे आती है कोल। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेसिक डेटा। अभी तक तो आप केवल भारत मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, मध्य प्रदेश की साक्षरता, मध्य प्रदेश में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो यही सब पढ़ते थे। लेकिन जब कोई यूनिट अलग से सेपरेट शामिल की जाती है तो डेटा फिर थोड़ा सा अपडेट होके पूछा जाता है। अब एसटी की जनसंख्या वृद्धि दर पूछे, ठीक है, तो कितनी है, 25.2%। ये केवल एसटी की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की साक्षरता पढ़ते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की साक्षरता की में अगर हम एसटी की साक्षरता की बात करें, जनजाति की साक्षरता की बात करें, तो 50.6% जनसंख्या वो है जो सबसे ज्यादा, जो टोटल साक्षरता दर है। अभी साक्षरता दरों में भी सबसे बड़ी साक्षरता कौन सी जनजाति की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा साक्षर कौन सी है। सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति है वो है प्रधान जनजाति, यानी इसकी लिटरेसी यानी इसकी साक्षरता सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रधान जनजाति की जनसंख्या की जो साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, यही हमारे लिए एपीएससी में क्वेश्चन प्री में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जनजाति समुदाय पढ़ रहे हैं तो समुदाय में साक्षरता की स्थिति भी आपको मालूम होनी चाहिए। लिंगानुपात की बात करें तो 975 प्रति 1000 लिंगानुपात काय पे निकालते हैं, फीमेल रेशियो मेल, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 1000 पुरुषों पर मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय की बात करें तो 975 महिलाएं उपस्थित हैं। ये हमारा डेटाबेस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो आ सकते हैं। देखिए इसी चार्ट की अगर हम बात करें तो इस चार्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, सेकंड पे गोंड और तीसरे पे कोल। चौथा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जनजाति की साक्षरता कितनी है, 50.6%। पहला अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाली या सर्वाधिक लिटरेसी वाली जनजाति कौन सी है, प्रधान, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, 975:1000 है। जनजाति जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वो है 13.57%। और मध्य प्रदेश की आबादी का कितना प्रतिशत है, 21.1% है। क्लियर यहां तक। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं डेटाबेस क्वेश्चन जो हमने पढ़ने का कोशिश करी। चलिए, ये तो हो गया जनजातियों के बारे में, जनजाति समुदायों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उनके एक प्रकार से डेटाबेस जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में। अब बात आती है, आपके सिलेबस में लिखा गया है कि जनजातियों के वितरण की चर्चा की जाए। जनजातियां पूरे मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां कोई जनजाति निवास ना करती हो। ठीक है, क्योंकि आधुनिक समाज के संपर्क में आने के कारण हर जनजाति को अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में, आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल जंगलों में रहने से या किसी दूरस्थ इलाकों में रहने से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यही कारण है उन्हें सभ्य समाजों में, आधुनिक समाजों में, शहरी समाजों में, ठीक है, आना ही पड़ेगा। यही कारण है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर कोई भी जनजाति व्यक्ति निवास ना करता हो। ठीक है, भले ही पलायन करके आया हो, भले ही मजबूरी वश में आया हो, भले ही रोजगार की तलाश में आया हो, लेकिन आया जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसी को हम शुरुआत करते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चले, अच्छी बात है पूजा जी, आपके क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में याद रखिए पूरे भारत में ये गौरव केवल मध्य प्रदेश को प्राप्त है। ठीक है, कि पूरे भारत में सबसे जनजाति हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास मतलब हमारे राज्य में निवास, हमारा मतलब उनका भी राज्य है, हमारा भी राज्य, सबका राज्य है, याद रखिए। लेकिन मध्य प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि इतनी प्राचीन समुदाय केवल सबसे ज्यादा किसके पास है, हम मध्य प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब देखिए बात करते हैं जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण को या क्षेत्रीय वितरण को लेकर, कि कौन से इलाके में कौन सी जनजातियां सर्वाधिक निवास करेंगी। अगर आपने एमपी का ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो मैप बनाएंगे तो इस मैप में आपको ज्यादातर जो ट्राइबल जो वन क्षेत्र होंगे वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आप एमपी का एक मैप देख रहे होंगे। अब इस मैप पर देखिए चीजों को। ठीक है, हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ये बेल्ट है। ठीक है, ये पूरी जो इलाका है ये पूरा सतपुड़ा मैकाल रेंज का इलाका है। इसके पीछे जो इलाका है वो नर्मदा घाटी का इलाका है, याद रखिएगा। इस इलाके में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, अच्छी खासी वर्षा होती है। यही कारण है यहाँ पे घने जंगल देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बालाघाट की बात करें, बघेलखंड की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, छिंदवाड़ा बैतूल की बात करें, बुरहानपुर खंडवा की बात करें, इस पूरे इलाके में बहुत आपको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, घने जंगल देखने को मिलते हैं। और हमने पढ़ा था जनजातियों की पहली विशेषता कि जनजातियां एकांतवास में वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एमपी में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, आपके पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, पचमढ़ी में सबसे ज्यादा, सॉरी, होशंगाबाद में पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा कहां होती है, सबसे कम वर्षा होती है गोहद भिंड डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वर्षा अगर दक्षिण भारत मध्य प्रदेश में ज्यादा है और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो इस इलाके में जो वनस्पति होगी वो भी घनी वनस्पति होगी। और जिस इलाके में वर्षा ही बहुत कम होती है, ठीक है, इस इलाके में वर्षा कम होने से उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी इलाके में बारिश कम होने से जंगल भी कम होंगे। जंगल कम होंगे, वन क्षेत्र कम होगा तो आदिवासी या जो हम कहते हैं जनजाति ज्यादा निवास नहीं करेंगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश का अगर आप पूरा मैप देखें तो मध्य प्रदेश के पूरे मैप में सबसे ज्यादा जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी दक्षिणी इलाकों में, नर्मदा घाटी के इलाकों में, ठीक है, बघेलखंड के इलाकों में और आपके झाबुआ अलीराजपुर के इलाकों में। आपको इस इलाके में बहुत कम जनजातियां देखने को मिलेंगी क्योंकि इस इलाके में देखिएगा ज्यादातर इस इलाकों में, ठीक है, आपके बारिश कम होती है, घने जंगल बहुत कम है, तो बहुत कम जनजाति निवास करती हैं। एक मूल रूप से सबसे बड़ी जनजाति इस इलाके निवास करती वो है सहरिया। और सहरिया देखिएगा ज्यादातर आपको लगेगा ही नहीं कि वो ट्राइबल इलाका है या ट्राइबल कम्युनिटी है। कहीं ना कहीं वो आधुनिक समाज से आपके मेलजोल हो चुका है उनका, ठीक है, कि वो ट्राइबल वाली पहचान अपनी खो चुके हैं। ठीक है, देखिएगा तो ये कहलाता है, देखिए केवल आप क्लाइमेट को पढ़कर या जलवायु को समझकर समझ सकते हैं कि वनस्पति कैसी होगी और वनस्पति ने समाज पर कितना असर डाला होगा, ये मैप आपको दर्शाता है। वो ज्यादा बारिश, ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, उसी इलाकों में रहेंगे आदिवासी या जनजाति निवास करेगी। बारिश कम होगी, घने जंगल डेवलप नहीं होंगे, डेंस फॉरेस्ट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। वनस्पति कौन सी मिलेगी, शुष्क पर्णपाती वनस्पति मिलेगी। शुष्क पर्णपाती वनस्पति घनी नहीं होती, इस इलाके में क्या होगा, इस इलाके में आपको ज्यादा जनजातीय निवास नहीं करेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये है कुछ बेसिक जरूरी होना चाहिए क्षेत्रीय वितरण को समझने से पहले। केवल पढ़ना याद नहीं है कि भाई हमने केवल पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलेगा। पढ़ने के साथ लॉजिक भी जरूरी है कि लॉजिक कैसे लगाया जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए
कि भाई बात कर रहे हैं जनजातियों के भौगोलिक की, तो ये तो हमें मालूम है कि भारत में सबसे जनजातियां भारत में ही निवास करती हैं और भारत का ऐसा मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं, और मध्य प्रदेश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जनजातियां ना पाई जाती हों। लेकिन फिर भी जनजातियों के क्षेत्रों के आधार पर हमने कई भागों में बांटा है, जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात हो रही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब ये उत्तर और ये पूर्वी क्षेत्र, ये कहलाएगा हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस इलाके में आता है रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर का इलाका। ठीक है, ये पूरा इलाका आता है। तो रीवा, सतना, शहडोल, जबलपुर का जो इलाका है, इस इलाके में जो जनजाति निवास करती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इस इलाके में निवास करती है पनिका, इस इलाके में निवास करती है अगरिया, इस इलाके निवास करती है कोल। ठीक है, ये 3 इलाके ऐसे हो गए। यानी आपको लोकेशन बेस भी मालूम होना चाहिए और आपके जिले के आधार से भी मालूम होना चाहिए। इसलिए इसका हम पूरा एक मैप बनाएंगे, अभी याद रखिएगा। अभी तो हमने केवल एक रॉ मैप तैयार किया है चीजों को समझने के लिए, याद रखने के लिए कि भाई सबसे ज्यादा जनजातियां कौन से क्षेत्र में, कौन से इलाके में निवास करती हैं। क्लियर है यहां तक? ये तो मालूम पड़ा हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हिसाब से। दूसरा आता है पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियां। अब पश्चिमी क्षेत्र की बात होती है, इसका मतलब ये जो इलाका है ये है पश्चिमी क्षेत्र का इलाका। पश्चिमी क्षेत्र के इलाके में यहाँ पे जनजाति निवास करेंगी अलीराजपुर, खरगोन, धार और आपके झाबुआ के इलाके में। अभी आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की यानी एसटी की, वो कहां पर है? वो है धार में। और परसेंटेज कहां पर था? परसेंटेज कहां पे था सबसे ज्यादा? अलीराजपुर में। अलीराजपुर और धार दोनों ही काय में आते हैं, दोनों ही पश्चिमी इलाके में आते हैं, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। इसका मतलब इस इलाके में कौन सी जनजाति रहती है? पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति रहती है। और हम सब जानते हैं पश्चिमी क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, क्योंकि भगोरिया मेला लगता है झाबुआ में, अलीराजपुर के इलाकों में। खूब सुना होगा, अभी शुरू होने वाला है मेला, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। फिर आती है दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियां। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो ये बात होती है ये पूरा इलाका। दक्षिणी क्षेत्र में बात हो रही है बैतूल, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खंडवा, ये पूरी जो बेल्ट है ये कहलाती है दक्षिणी जनता। इस जनजाति में देखिए पहाड़ी इलाका है और वन क्षेत्र भी है। हम जानते हैं कि जनजातियों को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में क्या देखा था हमने? एकांतवास में रहती हैं, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती हैं। यहाँ पहाड़ी भी मिल रही है, वन क्षेत्र भी मिल रहा है, सतपुड़ा के घने जंगल भी हैं और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी मिल रही है। यही कारण है एमपी में सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में रहती हैं, याद रखिए। तो दक्षिणी हिस्सों में रहती है कौन कौन से आ गए? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, ये पूरा बेल्ट में रहती हैं। और सबसे बड़ी जनजातियों में कौन है यहाँ पर? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया। भारिया तो आपने सुना ही होगा, पतालकोट का इलाका। ठीक है, पतालकोट है छिंदवाड़ा में, तो पतालकोट का इलाका जो बड़ा फेमस इलाका है, भारी जनजाति का निवास स्थल है, वो सभी कहां पर आते हैं? वो सभी दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं। फिर आती हैं उत्तरी क्षेत्र की जनजातियां। उत्तरी क्षेत्र की बात हम करें तो उत्तरी क्षेत्र में देखिए बहुत कम जनजातियां रहती हैं। अभी हमने पढ़ा था क्यों? क्योंकि इस इलाके में बारिश कम होती है और बारिश कम होने के कारण इस इलाकों में डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलता, पर्वतीय क्षेत्र भी कम है और आपके वनस्पति भी कम है। तो जनजातियां क्यों रहेंगी इस इलाके में? ठीक है, यही कारण है कि बहुत कम जनजाति निवास करती हैं। खासकर एक सबसे महत्वपूर्ण फेमस जो जनजाति है वो है सहरिया, जिसको विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया है। और दूसरी राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजाति है बंजारा, जो एक घुमक्कड़ जनजाति है, स्थायी रूप से निवास नहीं करती। और इस इलाके में क्या क्या आएगा? भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर, ये पूरा बेल्ट काय में आता है? उत्तर के इलाकों में। तो केवल आप डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं कौन से इलाके में कौन सी जनजाति रहेगी, कौन से इलाके में जनजाति की विशेषता देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि मालवा के रीजन में या भिंड आपके रीवा पन्ना प्लेटू में या बुंदेलखंड के रीजन में ज्यादा जनजाति निवास नहीं करती। क्यों निवास नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी कम है या माउंटेन रीजन भी कम है, तो एकांतवास जो विशेषता है उनकी कैसे रह पाएंगे? क्लियर है? यही कारण है, इसका हैबिटेट को समझना होगा आपको, आवासीय स्थलों की पहचान को समझना होगा, तभी आप जनजातियों के, ठीक है, उनके स्थिति को समझ बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इस मैप में अभी हम देखें, इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये मैप आपको पीडीएफ में लगा दिया गया है, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है भील जनजाति। दक्षिण की बात करें तो कोरकू, भारिया, गोंड, ठीक है, बैगा, ये सब कहां पर है? दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियां हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पनिका है, कोल है, ठीक है, अगरिया है। और नॉर्थ की बात करें तो केवल सबसे बड़ी जनजाति है सहरिया, जो इस इलाके में निवास करती हैं। बाकी देखिए रीवा पन्ना प्लेटू है, पूरा मालवा का इलाका है, ये पूरा भिंड मुरैना आपके नीमच और मंदसौर का इलाका है। यहाँ पे ज्यादा जनजाति निवास नहीं करती क्योंकि इस इलाकों में आपको ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया देखने को नहीं मिलता, माउंटेन रीजन देखने को
नहीं मिलता है, प्लेटू रीजन है, पठारी इलाका है अपने आप में। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है कि सारे शहरिया अगर आधुनिक हो चुकी हैं, ठीक है, याद रखिए आधुनिक समाज से में मेल जोल बढ़ा है, लेकिन जनजातियों की जो विशेषता होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो मॉडर्न नहीं हो पाई बेटा। तो आपकी पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। एक तो आपने आधुनिक समाजों से जुड़ाव महसूस करने के चलते आधुनिक समाजों से जुड़ाव महसूस करके अपनी व्यक्तिगत पहचान तो खत्म कर ली। ठीक है, जो आपकी सांस्कृतिक पहचान थी वो खत्म हो गई, संख्या भी आपकी बहुत कम है, व्यक्तिगत पहचान भी खत्म हो गई, और आर्थिक गतिविधियां जो थी, शहरी जनजाति जड़ी बूटियों को पहचानने में महारत रखती हैं। धीरे धीरे ये ज्ञान क्या होता गया, जड़ी बूटी जो जनजातियों का प्राचीन ज्ञान था, ये प्राचीन ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो गया। आने वाली पीढ़ियों को आपने कोई नया ज्ञान ट्रांसफर किया नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि पीढ़ियों के दर ज्ञान आगे बढ़ता है, वो ज्ञान आगे बढ़ा भी नहीं। आप खुद जाके शहरों में मजदूरी करने लगे, आप जाके मजबूरी में, ऐसा नहीं कि कोई उनकी गलती थी, उनकी गलती है, लेकिन मजदूरी में रोजगार कुछ है ही नहीं, भोजन की समस्या आ रही है। तो शहरी जनजाति के लोग ग्रामीण शहरी इलाकों में जाकर, माइनिंग इलाकों में, खनन क्षेत्र में जाकर, शहरों में जाकर, ठीक है, मजदूरी करने लगे, औद्योगिक मजदूर बन गए। धीरे धीरे उनकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो गई, सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं अभी भी। ऐसा तो नहीं कि आपको डायरेक्ट जाके आईटी और एआई सीख लिया आपने, नहीं, तो आपकी इनकम कैसे बढ़ जाए। तो समुदाय की व्यक्तिगत पहचान भी खत्म होने लगी और समुदाय आर्थिक स्थिति में उन्नत भी नहीं कर पाया। यही कारण है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से पिछड़ गया। जो आपकी पहचान थी, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, वो भी आपकी आपके छिन्न भिन्न हो गई, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई, क्योंकि आपको आगे आने वाली पीढ़ी को आपने कुछ सिखाया नहीं या बहुत कम ज्ञान दिया। और दूसरी, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक गया, क्योंकि आपको नया कुछ आया नहीं, अभी तक आपने नया कुछ सीखा भी नहीं। तो आप औद्योगिक मजदूर बन गए या शहरी मजदूर बनकर रह गए, पलायन करके शहरों में आकर, तो आपकी पहचान का संकट खड़ा हो गया। यही कारण है कि शहरी जनजाति को आज भी काय में शामिल करते हैं, आज भी हम शामिल करते हैं अति पिछड़ी जनजातियों में। तो शहरी में आने से या नई सभ्यताओं का हिस्सा बन जाने से कोई असफल नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, भील जनजाति है या गोंड जनजाति है, वो भी आपके इकोनॉमिक रूप से पावरफुल है, सामाजिक रूप से ताकतवर है, सांस्कृतिक पहचान बनाकर रखी हुई है, ठीक है, मंत्री भी हैं उस जनजाति से, उस जनजाति से सांसद भी चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ी जनजाति नहीं कहलाएंगी, लेकिन आज उन्होंने अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए अपनी आर्थिक पहचान को बनाई, आर्थिक विकास किया है। शहरिया ने, बैगा ने और भारिया ने ऐसा अभी तक नहीं किया। यही कारण है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों ही रूप से अभी पिछड़ी जनजातियां हैं, आधुनिक समाजों के संपर्क में आने के बावजूद भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, तो अभी हमारा ये पीडीएफ जो हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है, ये अभी कवर होगा, चलेगा पूरे आराम से। अभी हमने केवल इंट्रो देखा था कि जनजातियां क्या होती हैं, जनजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अगली क्लास में है हम देखेंगे जनजातियों के वर्गीकरण के बाद मध्य की कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो प्रमुख जनजातियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपनी भील जनजातियों के बारे में। तो भील जनजाति क्या है, इनकी जनसंख्या कैसी है, इनका विस्तार कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी विवाह प्रणाली कैसे होती है, इन सारी जनजातियों को बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा फाल्या, जैसे आपने नाम सुना होगा भूरीबाई, ठीक है, पेमा फाल्या, इनको भी राष्ट्रपति सम्मानित मिला है। किसके लिए? आपके पिथौरा कला के लिए। तो ये पिथौरा कला क्या होती है, चित्रकला क्या होती है, भूरीबाई क्यों फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।